Hello my dear viewers, I welcome you all to Soumya's Academy where we will learn today some heating effect of electric current. This is our last lecture of the chapter current electricity, and after in the next lecture we will discuss about we will solve some numericals. Okay. So today the topic which we are going to discuss, that is the heating effect of electric current. Before we start the lecture, I would like to से समथिंग टू यू. सपोज आप लोग जो घर पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, देखते हैं कि कुछ देर तक वो चलने के बाद क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है, हीट हो जाता है वो सब ऑब्जेक्ट है. बल्ब देखिए वो हीट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फैन चलता है तो वो भी हीट हो जाता है कि नहीं. ऐसे रूम हीटर वो भी हीट हो जाता है कि नहीं. हीटर हीट हो जाता है, गीजर भी हीट हो जाता है कि नहीं. तो there are so many devices or appliances, not devices, there are so many electric appliances which get heated when they are used for some time. Okay, तो लेकिन but there are particularly some appliances which are used for heating purpose, है कि नहीं. वो लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको हीटिंग के लिए ही हम उसको पर्टिकुलरली यूज करते हैं, ठीक है ना. तो कैसे हीट होता है, they gets heated when there is a flow of electric current. जब एक इलेक्ट्रिक डिवाइस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, फ्लो होने से हम लोगों को हीटिंग इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, या फिर वो डिवाइस ऑटोमेटिकली, वो अप्लायंस ऑटोमेटिकली हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है ना. तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं इसीलिए इस चीज को पहले से बोल चुका हूँ, ये इसीलिए होता है बिकॉज देयर इज सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द अप्लायंस. वो अप्लायंस को हम किस हिसाब से लेते थे, all the appliances used in our domestic purpose, they all are one resistance, है कि नहीं. हम ये ना सीखे हैं कि जितने भी अप्लायंस हम लोग घर पे यूज करते हैं सब रेजिस्टेंस हम लोग का क्या है, एक एक रेजिस्टेंस, ठीक है. तो ये जो हीट कहां से प्रोड्यूस होता है, एक्चुअली होता क्या है, जिस अप्लायंस का रेजिस्टेंस ज्यादा है वो उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है. क्यों ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन उस रेजिस्टेंस के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तब करंट फ्लो हो पाता है कि नहीं. when there is a blockage in the flow of electron, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के रास्ते में कुछ रुकावट आता है, कुछ ऑब्स्टेकल्स आता है, दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस. तो जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है वो ज्यादा हीट हो जाता है, उसमें से ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है. समझ में आया. तो ये था आप लोगों का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से पहले कुछ आइडिया, ठीक है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हां, एक चीज आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जिस रेजिस्टेंस का हीट रेजिस्टेंस जितना ज्यादा है, जिस अप्लायंस का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा है वो उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर पाएगा. समझ में आया कि नहीं. तो इसीलिए बेसिक चीज हम लोग इस लेक्चर से सीखे कि कोई भी मतलब हीट प्रोड्यूस करने के लिए अप्लायंस का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, ठीक है. Here it is the definition of heating effect of electric current. What is the definition? When electric current is passed through a high resistance wire, then the resistance wire gets heated and produces heat and produces heat. This is known as heating effect of current. Heating effect of current का definition क्या है? When electric current is passed through a resistance wire. एक वायर ले लेंगे जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है. वायर मतलब क्या है कि जो आप लोगों का हीटर हो गया, गीजर हो गया, और क्या बोलते हैं वाटर हीटर है, रूम हीटर है, तो वहां पे जो कॉइल रहता है ना, दैट इज सिंपली नथिंग, इट इज एन हाई रेजिस्टेंस वायर. उसमें जो कॉइल रहता है वो कॉइल आप लोगों का एक हाई रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है. तो उसे हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू जब आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, देन द रेजिस्टेंस वायर गेट्स हीटेड, वो ज्यादा हीट हो जाता है, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस हीट, और हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है. दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं, ठीक है. लेकिन ये उसको समझाएंगे, अभी एक्सप्लेन करते हैं उसको. तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं. सपोज यहाँ पे मैं हाई रेजिस्टेंस वायर ले लेता हूँ, ठीक है. दिस इज अ हाई रेजिस्टेंस वायर एंड आई विल कनेक्ट दैट हाई रेजिस्टेंस वायर विथ सप्लाई वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, क्योंकि इंडिया में हम लोगों का 220 वोल्ट चलता है एसी सप्लाई, ठीक है. तो सप्लाई वोल्टेज दे दिया हमें 220, और ये जो वायर आप लोगों को दिख रहा है, दिस वायर इज ए हाई रेजिस्टेंस वायर, एंड यहाँ पे ये जो कनेक्टिंग वायर है, दिस इज कॉपर वायर, दिस इज
कॉपर वायर। और जनरल, हाँ आप लोगों को ये भी बता दे रहा हूँ, द हाई रेजिस्टेंस वायर्स आर जनरली नॉट मेटल्स और एनी, हाँ दे आर नॉट मेटल्स। जनरली वो लोग क्या होते हैं, मेटल नहीं होते हैं, सिंपली दे आर एलॉयज, जो कि मेटल से कुछ मिक्स करके उसको बनाया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम जो हीटिंग पर्पस के लिए हम जो भी यूज करते हैं, मैक्सिमम वो सब क्या होते हैं कि एलॉयज होते हैं, जैसे कि आपका टंगस्टन हो गया, निक्रोम हो गया। ठीक है, ये सब हम लोग हीटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, देखिए होता क्या है, इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि इस यहाँ पे हीट कैसे प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये है आप लोगों का ऐसी सप्लाई में दे दिया हूँ, कॉपर वायर के थ्रू सपोज करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इफ द करंट इज फ्लोइंग, व्हेन द करंट विल फ्लो थ्रू दिस हाई रेजिस्टेंस वायर, जब इस हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा उस समय क्या हो जाएगा, कोई हीट हो जाता है। डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि हीट हो जाता है, लेकिन ये क्यों हीट होता है? इट गेट्स हीटेड बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस हीटिंग वायर या फिर रेजिस्टेंस वायर इज वेरी हाई। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई हो जाता है। रेजिस्टेंस का डेफिनेशन में हम लोग ये पढ़े हैं कि जिसका इट इज एन ऑपोजिशन, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। करंट का फ्लो को रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है। समझ में आएगा? बट द रेजिस्टेंस, द करंट हैव टू फ्लो, करंट को फ्लो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? इसीलिए द करंट डज सम वर्क, करंट क्या करता है, कुछ वर्क करता है। ठीक है, तो उसी वर्क करते समय जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहता है, दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। When the electrical energy gets converted into heat energy, at that time heat is produced. Okay, that is known as your heating effect of current. उसको heating effect of current कहा जाता है। यहाँ पे हम जो कॉपर वायर का एग्जांपल लिए हैं, यहाँ पे देखिए करंट फ्लो होने से कॉपर वायर गर्म नहीं होता है, कॉपर वायर हीट नहीं होता है, बट ये जो रेजिस्टेंस वायर लिया हमने, ये हीट हो जाती है। इसीलिए जल्दी हीट हो जाती है, बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर। कॉपर वायर के हिसाब से ये रेजिस्टेंस वायर का क्या है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। समझ में आएगा? इसीलिए ये हीट हो जाती है। जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। इसका मैकेनिज्म क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाती है, एक दूसरे के साथ क्या होता है, कोलिजन होता है, फ्रिक्शन के चलते हीट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का डेफिनेशन एंड मैकेनिज्म। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो इसके थ्रू फ्लो करेगा या फिर करंट जो फ्लो करता है, उसका ऑपोजिशन आता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन से जब एक करंट फ्लो करेगा एक हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू, उसका रेजिस्टेंस हाई होने के कारण इट विल अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो करंट का फ्लो को क्या करेगा, अपोज करेगा। फिर द करंट फ्लो विल बी ब्लॉक्ड, बट द करंट हैज टू फ्लो, करंट को फ्लो करना पड़ेगा। सो इफ द करंट विल फ्लो देन डेफिनेटली सम वर्क शुड बी डन, है कि नहीं? करंट को फ्लो कराएगा कौन, वो तो ब्लॉकेज आ गया है, ऑब्स्टेकल आ गया है, तो उस ऑब्स्टेकल के अगेंस्ट में कुछ वर्क करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। सपोज ये एक मेरा कॉइल है, हाई रेजिस्टेंस कॉइल है। इफ इट्स पोटेंशियल डिफरेंस इज सपोज V, पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, and उसका resistance is R, and suppose I amount of current is flowing through this coil. Okay, its potential difference is V, its resistance is R, and I amount of current is flowing through this coil. If the current will flow through this coil, then we will have to calculate the work done by it. तो हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें कितना वर्क हुआ है वो वर्क को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ, देयर इज ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल आ रहा है, बट द करंट हैज टू फ्लो, करंट को तो फ्लो करना पड़ेगा। इफ द करंट विल फ्लो देन देयर शुड बी सम वर्क, तो कुछ वर्क होगा देन द करंट विल फ्लो। ओके, सो व्हाट विल बी द वर्क? हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, उसका डेफिनेशन क्या था? द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाज, व्हाट वाज द फार्मूला? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is equal to W by Q, yes or no? That was the formula. हम जो पढ़े हैं, we know that V is equal to W by Q. V क्या है? V is the electric potential, W is the work done, and Q is the charge. है कि नहीं? But we have to calculate work. मैं आप लोगों को बोल चुका हूं, we have to
calculate work, that implies W will be V into Q. Yes or no? Make it as equation number 1 from Ohm's law. Ohm's law से हमको क्या मालूम है? I is equal to V by R. That implies V will be I into R. Okay, mark it as equation number 2. V is equal to I into R, and I is equal to Q by T. हम पढ़े करंट का डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फिर चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट I. यस और नो? सो Q will be I into T, है कि नहीं? Q कितना हो जाएगा मेरा? I into T होगा, ठीक है? मार्क इट इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है? नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, we will go for substitution. So substituting equation 2 and 3 in equation 1, we get equation 3 and 2 को लेके equation 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? वर्क विल बी V के जगह क्या पुट करूंगा? IR into Q के जगह क्या पुट करूंगा? IT, I into T. So W is equal to I square RT. Yes or no? And that work is stored in the form of heat, and that work is converted into heat. जितना वर्क होता है that work is converted into heat energy. So heat energy को मैं H लिख रहा हूँ. H will be equal to I square RT. H is the heat कितना प्रोड्यूस होगा? I square RT अमाउंट का हीट यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों को एक फॉर्मूला मिला कि जब एक हाई रेजिस्टेंस के थ्रू जब करंट फ्लो करेगा देन सम हीट विल बी जनरेटेड. व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट? कितना हीट जनरेट होगा? द हीट विल बी इज इक्वल टू I square RT. इतना अमाउंट का हीट प्रोड्यूस होगा. दिस इज द फॉर्मूला. तो ये जो फॉर्मूला है उसका थोड़ा सा आइडिया देते तो मतलब ये जो हीट है दैट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. आप देख सकते हैं I square, heat is related to I square, directly proportional to I square. Heat is also directly proportional to resistance of the coil, and heat is also directly proportional to time t. ये हम लोगों को दिख रहा है इस इक्वेशन से, है कि नहीं? तो इसमें से हमको ये पता चल रहा है if I will increase the temperature, so if I will increase the current, then the heat will definitely increase. If the I is equal to 2 times, अगर I 2 times हो जाएगा then heat कितना होगा? Heat will be 4 times. If the current will increase by 2 times, then the heat also will increase by 4 times. क्योंकि ये स्क्वायर है, I का स्क्वायर के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. I के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, it is directly proportional to the square of the current. Okay, करंट का स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? अगर करंट को मैं 3 times कर दूंगा, then the heat will be 9 times. Yes or no? Similarly, the heat is also directly proportional to resistance of the coil. Coil का resistance के साथ क्या है? Directly proportional है. Resistance बढ़ेगा तो heat बढ़ेगा. Resistance कम है तो heat कम है. अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. उसी समय हम लोग जो coil ले लेते हैं उसके साथ कपल वायर को कनेक्ट किए थे तो coil ज्यादा गर्म हो जाता था बट कपल वायर ज्यादा गर्म नहीं होता था. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो coil है ये coil का resistance क्या है? बहुत हाई है एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? हीट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. जितना ज्यादा टाइम करंट फ्लो करेगा सर्किट में, ठीक है, या फिर एक रेजिस्टेंस के थ्रू जितना ज्यादा समय के लिए करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा. कम समय के लिए चलाएंगे तो हीट कम प्रोड्यूस होगा, ज्यादा समय के लिए चलाएंगे तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है? तो हम लोगों को एक चीज में रिलेशन मिला है कि हीट जितना प्रोड्यूस होता है दैट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट. हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर कॉइल, है कि नहीं? एंड हीट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है? जितना समय के लिए करंट फ्लो करेगा उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो ये जो हीट आप लोगों को मिला है
इट्स यूनिट इज जूल। ये जो हीट आप लोगों को मिला है, ये हीट क्या है, एक एनर्जी है, तो उसका यूनिट क्या है, जूल। इसको हम जूल से मेजर करेंगे, जितना भी हीट प्रोड्यूस होगा उसको हम जूल से मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये जो लॉ, ये आपका एक लॉ है, क्या है, एक लॉ है। इस लॉ को कौन दिए थे, जूल दिए थे, ठीक है। लॉ का स्टेटमेंट में लिख दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। उस लॉ का फॉर्मूला ये है, उस फॉर्मूला को हम डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज जूल्स हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। इसका हम क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। उसका फॉर्मूला ये है। सो लेट्स गो एंड राइट इट्स स्टेटमेंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। When the current flows through a high resistance wire, when the current flows through a high resistance wire, then heat is प्रोड्यूस। इसको हम पढ़े हैं अभी कि जब एक हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो हीट प्रोड्यूस होता है, देन हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हिच इज and that heat is and that heat H is directly proportional to square of the current, that heat is directly proportional to resistance of the wire or coil, and that heat is directly proportional to the time of flow of current, ठीक है। तो ये तीनों भी क्या है, हमारा मतलब के रिलेशन में है। इफ यू विल मेक इट ए इक्वेशन देन वी रिक्वायर ए कांस्टेंट, है कि नहीं। सो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू सपोज कांस्टेंट को मैं K ले लिया हूं, ठीक है, क्या हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू T, ठीक है। फॉर K इक्वल टू 1, K क्या है, कांस्टेंट है, 1 इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है। फॉर K इक्वल टू 1 H विल बी इक्वल टू I स्क्वायर R T, जो फॉर्मूला हम डिराइव किए थे। ये उसका डेरिवेशन नहीं है, ये उसका लॉ से उसका फॉर्मूला है, ठीक है ना, लॉ से उसका फॉर्मूला है, लेकिन उसका डेरिवेशन जो हम अभी डिराइव किए हैं, ठीक है। दिस वाज योर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ का हीटिंग इफेक्ट जो है उसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सुन लीजिए। जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट आपका ये कह रहा है कि जब एक करंट फ्लो करेगा एक हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू, उस समय क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होता है, और जो भी हीट प्रोड्यूस होता है वो करंट के साथ, रेजिस्टेंस के साथ और टाइम के साथ इस हिसाब से रिलेटेड है। कैसे, दैट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, that heat is directly proportional to the resistance of the wire, and that heat is also directly proportional to the time of flow of electric current। तो ये था आप लोगों का रिलेशन, ठीक है। सो लेट अस नाउ मूव टुवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम कहां-कहां पे यूज करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये हीटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट को हम कहां-कहां पे यूज करते हैं, मतलब कहां पे हम लोग को हीट प्रोड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, रूम हीटर। आप लोग घर पे यूज करते होंगे कि इलेक्ट्रिक आयरन, कपड़ा प्रेस करने के लिए इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक केटल यूज करते हैं पानी वानी गर्म करने के लिए, चाय बनाने के लिए,
है कि नहीं। एंड रूम हीटर्स, ठंडी के दिन में हम लोग रूम हीटर्स का हम यूज करते हैं कि नहीं है। तो इसमें से यूज करने से क्या होता है कि दे प्रोड्यूस हीट। इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, रूम हीटर हो गया, वो सब क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। दे आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसी लॉ के ऊपर बेस करके इसको क्या करते हैं कि हीट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हीट इसीलिए प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स, बिकॉज इस इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल एंड रूम हीटर, इनके ऊपर आप देखो कॉइल रहता है। कम से कम रूम हीटर तो आपको देखे होंगे ना, बाहर की तरफ कॉइल रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल में अंदर में कॉइल रहता है, ठीक है, या फिर ओवन में भी रहता है, ठीक है। तो ये जो आयरन केटल और रूम हीटर, इसके अंदर जो कॉइल रहता है, दोस कॉइल्स आर हाई रेजिस्टेंस कॉइल्स, ठीक है। उन लोग का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ठीक है। हाई होने के कारण जब उनके थ्रू करंट फ्लो होता है, दे गेट हीटेड, वो क्या होता है कि गर्म हो जाते हैं एंड दे प्रोड्यूस हीट, ठीक है। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए ये बता दूंगा कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, केटल हो गया, तो रूम हीटर हो गया, ये जब गर्म हो जाते हैं ना, दे गेट रेड हॉट, है कि नहीं, गर्म होके पूरा लाल हो जाते हैं वो लोग, ठीक है ना। उस समय जब वो लोग गर्म होके लाल हो जाते हैं, उन लोगों का टेम्परेचर जनरली, जैसे इलेक्ट्रिक केटल, आयरन, रूम हीटर, उन लोगों का टेम्परेचर जनरली 900 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, बहुत हाई टेम्परेचर रहता है इन लोगों का। जबकि हम लोग ये जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर क्या हो जाता है, स्टीम हो जाती है कि नहीं, लेकिन ये सब जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन आप लोगों का क्या है, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज वहां पे भी होता है। आप लोग देखे होंगे कि सपोज दिस इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, ये आपका एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है। ये जो बल्ब है, बल्ब के अंदर इसी प्रकार का फिलामेंट आप लोग देखे होंगे, है कि नहीं। कोशिश करता हूं, ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर टंगस्टन करके क्या यूज होता है, एक एलॉय यूज किया जाता है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत हाई है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस हाई होने के कारण उसके थ्रू जो करंट फ्लो होता है, इतना जल्दी गर्म हो जाता है वो कि स्विच दबाने से तुरंत वो ग्लो करना शुरू कर देता है, ग्लो करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्विच दे दी तो तुरंत जलने लगा, नहीं, इसीलिए जलता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है। ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टेंस इट्स गेट हीटेड, ये जल्दी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण तुरंत जलता है कि नहीं, ग्लो करता है, ठीक है। और आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा है, इसीलिए हम उसको ग्लो करने में इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर यूज करते हैं। एंड आप लोगों को ये भी बता दे रहा हूं, when the bulb glows, when the bulb glows, at that then it produces a heat of about 2500 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस। आपको ये बता दे रहा हूं कि ये जो टंगस्टन नाम का जो एक एलॉय यूज किया जाता है वहां पे आपका इलेक्ट्रिक बल्ब में, वो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। उसका मतलब आप बल्ब के बीच में जो फिल्म मतलब लगा है, जो आपका कॉइल जो उसका है, तो वो क्या होता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब 3380 डिग्री सेल्सियस में वो मेल्ट हो जाता है। लेकिन उसके अंदर जब वो ग्लो करता है, उसी समय क्या होता है कि जो फिलामेंट है उसका टेम्परेचर जनरली कितना रहता है, 2500 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई टेम्परेचर है कि नहीं। अगर उसी टेम्परेचर में अगर हम उसको बाहर ग्लो कराएंगे, मतलब हम उसका ये जो कवर है, ये कवर को सपोज हम नहीं रखेंगे, ये जो कवर है ना उसका, ये अगर नहीं रहेगा
ओनली ये क्या होगा, आपका फिलामेंट बाहर रहेगा तो ब्लो करने से क्या हो जाएगा, तो ये तुरंत बर्न हो जाएगा, इट विल बर्न, ये जल जाएगा। ठीक है, क्यों जल जाएगा, क्योंकि वो एयर के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन हो गया है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे गैसेस जो कि रिएक्टिव गैसेस भी है एनवायरनमेंट में, सो दे विल कम इन कांटेक्ट विद दिस फिलामेंट एंड द फिलामेंट विल बर्न। इसीलिए क्या करते हैं कि जब उसको बल्ब को बनाया जाता है, बल्ब को बनाते समय क्या करते हैं, इसी बल्ब के अंदर नॉन रिएक्टिव गैस क्या डालते हैं, उसके अंदर नॉन रिएक्टिव गैस। कौन सी नॉन रिएक्टिव गैस उसके अंदर रहता है, नॉन रिएक्टिव गैसेस लाइक आर्गन, नाइट्रोजन, ये सब गैस को उसके अंदर रखते हैं। ठीक है, दे आर द नॉन रिएक्टिव गैसेस, उसके अंदर ये गैस रहता है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में कुछ आइडिया एंड यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट यूज किया जाता है वो जनरली टंगस्टन का रहता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना रहता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। और ये टंगस्टन जब ग्लो करता है, जब जलता है, उसी समय उसका टेम्परेचर कितना रहता है, 2500 डिग्री सेल्सियस। और आपका जो इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, रूम हीटर, ये सब जब ग्लो करने लग जाते हैं, उन लोगों का टेम्परेचर कितना रहता है, जनरली 900 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, आप लोगों को डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है आप लोगों का, हमारे घर पे भी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज को सर्किट में कनेक्ट करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है उसका काम क्या है, इसके अंदर एक पतला सा वायर यूज किया जाता है। ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट वायर। इसके अंदर जो वायर रहता है वो क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट वायर। लो मेल्टिंग पॉइंट वायर लेने से क्या होता है, व्हेन द करंट फ्लो एंड इट्स रेजिस्टेंस इज आल्सो हाई, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस वायर। रेजिस्टेंस तो उसका हाई नहीं कह पाएंगे, इतना भी हाई नहीं रहता है कि नहीं, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, हाई रहता है, मतलब लो रहता है। लो मेल्टिंग पॉइंट वायर लेने से क्या फायदा है, जब उसके थ्रू करंट जब ज्यादा फ्लो होने लग जाता है तो हीट धीरे धीरे, मतलब ज्यादा टाइम के लिए जब उसके थ्रू करंट फ्लो होगा, क्या होगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, है कि नहीं। अगर करंट मान लो या फिर वोल्टेज भी ज्यादा हो गया, समझ में आ रहा है, ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ज्यादा हीट हो जाएगा, तो ज्यादा हीट हो जाएगा। हीट होने से क्या होगा कि इसके थ्रू जो करंट फ्लो होता है, हीट जब ज्यादा फ्लो करेगा, एट दैट टाइम दिस वायर गेट्स मेल्टेड। ये जो वायर उसके अंदर है, जो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर ये जो वायर है, इट गेट्स मेल्टेड, वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। तो मेल्ट होने से क्या हो जाएगा, ये जो कनेक्शन है ये कट जाएगा, द सर्किट विल ब्रेक। और उसके बाद कोई भी करंट इसके थ्रू फ्लो नहीं कर पाएगा। जब करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, ये फ्यूज हम जिस सर्किट में कनेक्ट किए हैं, उस सर्किट में जो भी हमारा घर का अप्लायंस है, आपका मान लीजिए कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, वो डिवाइस के पास, वो अप्लायंस के पास करंट नहीं जा पाएगा, क्योंकि करंट इसके थ्रू तो फ्लो करता था, अब ये ब्रेक हो गया है, ये टूट गया है कि नहीं। तो इसके थ्रू करंट फ्लो होकर नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, वो जो डैमेज हो जाता है, मतलब अचानक ज्यादा वोल्टेज हो गया, तो फ्यूज रहेगा तभी ना ये ब्रेक हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट यहां से पास होके डिवाइस के पास जाता है या फिर अप्लायंस के पास जाता है, तो इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा, इसके थ्रू इसको पार होकर जो नहीं जा पाएगा, तो हमारा अप्लायंस के पास नहीं पहुंच पाएगा करंट, तो करंट अप्लायंस के पास नहीं पहुंच पाएगा तो हमारा अप्लायंस डैमेज नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक्स के बारे में कुछ डिस्कशन। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, देन आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज आप लोग मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बहुत गर्मी हो रहा है, थैंक यू।